बॉलीवुड इंडस्ट्री एक वो कशमकश है जिसका नाम सुनते ही एक से बढ़कर एक हसीन चेहरों की तस्वीरें हमारे जहन में दिखाई देने लग जाती हैं। इस इंडस्ट्री में हमेशा से ही बेहद हसीन और खूबसूरत एक्ट्रेसेस रही, बात चाहे बीते दौर की हो या फिर इस दौर की। और आपने बॉलीवुड फिल्म का एक गाना तो जरूर सुना होगा, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। जी हाँ, इस गाने की ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि बीते जमाने में भी और आज के दौर में भी लोग हसीनाओं के दीवाने हैं। पुराने दौर की हसीनाओं में भी उतनी ही अदाएं थी जो आज के दौर की हसीनाओं में है। बल्कि ये कह सकते हैं कि पुराने दौर की हसीनाओं में जो बात थी वो आज की हसीनाओं में बिल्कुल भी नहीं। वैसे खूबसूरती के पैमाने तो सबके लिए अलग अलग होते हैं। हिंदी सिनेमा का इतिहास मेरी उम्र से कहीं ज्यादा लंबा है और मैंने बहुत सी फिल्में भी नहीं देखी हैं। लेकिन फिर भी पुराने दौर की कुछ अदाकाराएं ऐसी हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। गुजरे जमाने की एक ऐसी लेजेंडरी एक्ट्रेस रही है मधुबाला। इंडियन सिनेमा में मधुबाला एक ऐसा नाम है जिनकी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। मधुबाला को हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो से कंपेयर किया जाता है। मधुबाला जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बेहतरीन अदाकारा भी थी। उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि वो जिस भी डायरेक्टर या हीरो के साथ काम करती थी उन्हें उससे प्यार हो जाता था। मधुबाला को जो पसंद आता था उसे गुलाब और लव लेटर देकर प्रपोज कर देती थी। खैर, आज की अपनी स्टोरी में हम मधुबाला की जिंदगी के वो पन्ने खोलने की कोशिश करेंगे जो शायद कभी खुले ही नहीं। इसके अलावा हम आपको मधुबाला की पूरी जर्नी के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो अब अगर आप भी मेरी तरह मधुबाला के फैन हैं तो इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पहलू आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए आपके सामने मधुबाला की जिंदगी की किताब खोलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज जहां देवली था। इनके फादर का नाम अताउल्ला और मदर का नाम आयशा बेगम था। शुरुआत के दिनों में मधुबाला के फादर साहब पेशावर की फैक्ट्री तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन कंपनी बंद हो जाने पर दिल्ली आ गए और बेरोजगारी का ग्रहण परिवार को लग गया। मुसीबत की इस घड़ी में चार भाई बहन अल्लाह को प्यारे हो गए। मुमताज की हंसी भी काफूर हो गई, मानो किसी की नजर लग गई हो। इसी दौरान अताउल्ला को एक फकीर की बात याद आ गई, जिसने एक बार मुमताज को देखकर ये कहा था कि ये लड़की बहुत नाम कमाएगी। और जाते जाते फकीर ने मुमताज के सर पर हाथ रखते हुए ये कहकर गया था कि तुझसे जल्दी मिलूंगा मुंबई में। अताउल्ला को लगा कि ये सच ही तो है, मुमताज तो कोहिनूर है। अताउल्ला मुमताज को लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े ताकि वहां मुमताज को काम मिल सके। मुमताज की मां आयशा बेगम को यह रास नहीं आया कि उनकी नाजुक सी बेटी पर परिवार चलाने का बीड़ा आ जाए। खैर, जब मुमताज को बॉम्बे जाने की बात पता चली तो वो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बचपन दिल्ली में छोड़कर जा रही है। बॉम्बे पहुंचकर अताउल्ला मुमताज को लेकर बॉम्बे टाकीज पहुंचे। वहां उस जमाने की एक कामयाब एक्ट्रेस मुमताज शांति की नजर बच्ची मुमताज पर पड़ी। उन्होंने उसका नाम बड़े प्यार से पूछा और यही पल बच्ची मुमताज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसे बसंत फिल्म में 100 रुपए महीने पर काम मिल गया। पिता अताउल्ला का दिमाग तेज था, उन्हें कहा कि ये बच्ची के लिए है, इसके साथ तो मैं भी रहूंगा। तब उन्हें भी 50 रुपए मिलना तय हुआ और ये उनकी किस्मत बदलने का दिन था। 9 साल की उम्र में अदाकारी की शुरुआत मुमताज के सफल कैरियर की शुरुआत थी। बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस खूब शोहरत मिलने लगी थी। इसी दौरान मुमताज की मुलाकात उस दौर की मशहूर अदाकारा देविका रानी से हुई। देविका रानी मुमताज की सुंदरता और खूबसूरत हंसी पर फिदा हो गई और इसे अपने पास बुलाकर बोली कि आज से तुम्हारा नाम मधुबाला होगा। और यहीं से मुमताज मधुबाला के नाम से पहचानी जाने लगी। उनकी अदाकारी के चर्चे चारों तरफ होने लगे। 1947 में केदार शर्मा ने मधुबाला को नीलकमल में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस लेने का फैसला किया। हालांकि उस समय मधुबाला 14 साल की थी और कई लोगों का मानना था कि ये उम्र लीड रोल के लिए सही नहीं है। फिर भी मधुबाला ने नीलकमल में बतौर हीरोइन काम किया और उनके हीरो थे राज कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन बतौर पहली फिल्म मधुबाला की बहुत तारीफ हुई। परिवार के मुफसली के दौर भी खत्म हो गए थे। कमाल अमरोही ने मधुबाला की खूबसूरत अदाकारी को एक नया आयाम दिया। कमाल अमरोही ने महल फिल्म में मधुबाला को हीरोइन बनाया, जबकि इस फिल्म में सुरैया पहले से साइन की जा चुकी थी। उनको हटाने का मतलब था 40,000 रुपए का डूबना। फिर भी कमाल अमरोही ने मधुबाला के साथ फिल्म बनाई। महल रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म का गाना आएगा आने वाला सबके दिलों और दिमाग पर छा गया। कमाल अमरोही की भी बतौर डायरेक्टर ये पहली ही फिल्म थी और इसी फिल्म से सुर की देवी कही जाने वाली लता मंगेशकर को भी एक नया आयाम मिला था।
कमाल अमरोही से मधुबाला का प्यार खूब परवाना चढ़ा, लेकिन मधुबाला की किस्मत ऊपर वाले ने ना जाने किस हड़बड़ी में लिखी थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन उनकी नजर से देखें तो उनसे ज्यादा दुखी और परेशान कोई नहीं था। बचपन से ही काम में खुद को खपा देने वाली मधुबाला वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। इसी दौर में उन्हें एक ऐसी बीमारी इसने घेर लिया था कि उनका साथ आखिर तक नहीं छोड़ा। शोहरत के इस दौर में उन्हें अपनी बीमारी को जाहिर करने का भी अधिकार नहीं था। उनके दिल में छेद हो गया था, जिसका पता एक सुबह खांसी आने पर मुंह से खून निकलने पर चला। लेकिन पिता की सख्त हिदायत थी कि किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मधुबाला ही उस घर की कमाई का इकलौता जरिया थी। फिल्मी दुनिया का चमकता सच यही है कि कितनों को अंदर ही अंदर मरना पड़ता है। बीमारी का पता चलते ही इंडस्ट्री बाहर का रास्ता दिखा देती है। इसलिए मधुबाला अपना दर्द चुपचाप सहती रही और चमकती दुनिया को मुस्कुराहटें देती रही। दर्द और मुस्कुराहटों की लुका छुपी 1954 में बहुत दिनों फिल्म की शूटिंग के दौरान खत्म हो गई। शूटिंग के दौरान ही मधुबाला को खून की उल्टी हुई, जिसकी खबर आग की तरह पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। हालांकि मधुबाला को बेहतरीन अदाकारी के आगे इस बात का कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। अपने काम के प्रति उनकी लगन हर सवाल का जवाब था। चलिए एक बहुत ही खास किस्सा आपको बताते हैं जो उनकी एक्टिंग के भूख को बयां करता है। साल 1954 की बात है। मशहूर फिल्मकार बिमल राय बिराज बहू बनाने की योजना बना रहे थे। मधुबाला इसमें काम करना चाहती थी, लेकिन मधुबाला का मार्केट रेट बहुत हाई था, तो बिमल राय उनके प्राइस रेट देखकर उन्हें इग्नोर कर दिया और उस समय की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कामिनी कौशल को साइन कर लिया। मधुबाला को जब ये पता चला तो वो एक रुपए के साइनिंग अमाउंट पर उस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि मधुबाला ने 12 साल की कच्ची उम्र में फिल्म निर्माता मोहन सिन्हा से कार चलाना सीखा था। वो हॉलीवुड फिल्म की भी बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना भी सीखा था। मधुबाला के ज्यादातर गानों को लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि मधुबाला लता जी और आशा जी के लिए लकी थी। 1949 में महल फिल्म में मधुबाला पर फिल्माया आएगा आने वाला गीत ने लता मंगेशकर को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। खैर, उन दिनों आसिफ अपनी फिल्म मुगले आजम में एक ऐसी अदाकारा को तलाश रहे थे जिसमें मुगलई शानो शौकत हो और मोहब्बत की इंतहा भी। मधुबाला में ये दोनों खूबी थी। उन्हें मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर मुगले आजम की शुरुआत की। वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुगले आजम को मधुबाला की अदाकारी ने अमर बना दिया। फिल्म का एक एक सीन मोहब्बत की रोशनी से रोशन है। मधुबाला और दिलीप कुमार का रोमांस इस फिल्म से निखर उठा था। मधुबाला मुगले आजम की शूटिंग के दौरान बहुत खुश रहती थी। वो दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, लेकिन प्यार के मामले में किस्मत मधुबाला पर मेहरबान नहीं थी। मोहब्बत की रोशनी पर गलतफहमियों का बादल छा जाने से रिश्ता अपने अंजाम पर नहीं पहुंच सका। मुगले आजम के आखिरी सीन में जब मधुबाला को दीवार में चुनवाया जा रहा था तो उनकी आंखें कह रही थी कि अब जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। वही मुगले आजम बनने में वक्त ज्यादा लग रहा था तो मधुबाला के पिता ने 1 लाख फीस मांगी, जबकि उस समय दिलीप कुमार का रिम्यूनरेशन ही 50,000 का था। हालांकि आसिफ ने ये रिम्यूनरेशन मंजूर की और बाद में मधुबाला को 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिला। दिलीप कुमार को भी 5 लाख दिए गए थे। मधुबाला की किस्मत उनसे लगातार लुका छुपी का खेल खेल रही थी और एक तरफ जो उनकी कामयाबी का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ उनकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी। एक तरफ मुगले आजम, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी कई फिल्में शोहरत की बुलंदियों पर थी और उन्हें विनर्स ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि दी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी सेहत लगातार उनका साथ छोड़ रही थी। इसके अलावा अकेलेपन भी मधुबाला को डस रहा था। यूं तो उनके जीवन में कई नायक आए, लेकिन मधुबाला को एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उससे उनकी अच्छाइयों और बुराइयों समेत अपना ले। मधुबाला को उन दिनों किशोर कुमार के साथ बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर्स के मुताबिक मधुबाला के पास वक्त बहुत कम था और तबीयत बिगड़ती देख मधुबाला को हार्ट सर्जरी के लिए लंदन ले जाया गया था। लेकिन उससे पहले किशोर कुमार ने मधुबाला से कोर्ट मैरिज की और अपनी नई नवेली दुल्हन को लंदन इलाज के लिए भेजा। हालांकि इस रिश्ते से पूरी तरह इंडस्ट्री खुश नहीं थी, क्योंकि ये एक बेजोड़ शादी थी। खैर, मधुबाला इलाज करा के वापस भारत आई और किशोर कुमार के साथ रहने लगी, लेकिन वहां असुविधा की वजह से अपने घर वापस लौट आई। मौत के फरिश्ते भी उनके घर पर दस्तक देने लगे थे, जिसकी आहट हर किसी को सुनाई देने लगी थी। आखिरी समय में वो सब कुछ भूल गई थी, बस एक चाहत यादें ज़बा थी कि मुझे एक बार यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार को देखना है। लेकिन उनकी ये तमन्ना भी अधूरी रह गई। मोहब्बत की एक बूंद की आखिरी ख्वाहिश के साथ हिंदुस्तान की मर्लिन मुनरो 23 फरवरी 1969 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसी के साथ मुस्कुराहटों के सैलाब और मोहब्बत के पैगाम की कहानी का क्लाइमैक्स हो गया। अपनी छोटी सी जिंदगी में मधुबाला ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन पर 3 बायोग्राफिक्स भी लिखी गई हैं और बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए।
उनको इस दुनिया को अलविदा कहे कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन अपनी यूनिक ब्यूटी और एक्टिंग की बदौलत आज भी वो भारतीय सिनेमा की आइकॉन है। मधुबाला की जिंदगी की यही कहानी है और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको गुजरे जमाने की अदाकाराओं की जिंदगी के बारे में जानने का शौक है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए।